नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। ये खबर आपको यूपी के अंबेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर अंबेडकर नगर में पहुंचे राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद ने विभागवार सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में खुद अस्वस्थ होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के दौरा कर गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने का कार्य बीजेपी सरकार ने किया है। लोगों के कदम से कदम मिलाकर चलने और उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य किया गया है। इस देश की जनता को बचाने का कार्य यदि कोई किया है तो वो है नरेंद्र मोदी और योगी जी प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। विकास के कार्यों में प्रदेश को नंबर 1 बनाकर सामने नजर आए हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कोविड काल में स्वयं अस्वस्थ होने के बावजूद भी सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों का दौरा करके उन गरीब परिवार को राहत पहुंचाने का काम, उनके सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम, उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम, उनके मनोबल को गिरने नहीं दिया और इस देश की जनता को बचाने का काम अगर कोई किया है तो और मोदी और योगी सरकार मिलकर के किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज पूरा देश इस बात को, योगी सरकार को इस दृष्टि से देखता है कि अगर कोई इस देश की सेवा कर सकता है, देश की सेवा करने में, तो वो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और योगी जी, मोदी जी के मार्गदर्शन में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बहुत सारे काम किए हैं। आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि सपा के कामों को योगी सरकार गिना रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ प्रदेश के सभी जिलों में 4.5 वर्ष की उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार पलटवार कर रहे हैं। आजमगढ़ जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 4.5 वर्ष में प्रदेश की जनता के साथ इस सरकार ने झूठ बोलने का काम किया है। सपा के कामों को अपना काम बता रही है, इससे बड़ी बेशर्मी की बात हो ही नहीं सकती। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, लगातार महिला अपराध, हत्या, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। आज़ादी के बाद सपा ने जितना काम किया है उतना काम किसी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने असुद्दीन ओवैसी के यूपी में सक्रियता के सवाल पर आजमी ने सवाल करते हुए कहा कि कौन ओवैसी? विधानसभा चुनाव तक बहुत ऐसे खरपतवार आएंगे। सपा की पूरे प्रदेश में आंधी चल रही है, इस आंधी में सभी लोग उड़ जाएंगे। और बसपा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन नहीं होगा। और सपा नेता अबू आजमी ने गठबंधन के सवाल पर कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा। चाचा शिवपाल की पार्टी से गठबंधन भी हो सकता है। कांग्रेस व बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा भाजपा की दलाली कर रही है, जबकि कांग्रेस खत्म हो गई, रस्सी जल गई है पर ऐठन नहीं गई है। क्या कुछ कहा अबू आजमी ने, आपको सुनवाते हैं। सर, जिस तरह से योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, अब वो अब्बा जान और चचा जान पर आ गए हैं, क्या कहेंगे उनके? जो परेशान है, जिनके पास कहीं जमीन नजर नहीं आ रही है, वो पोलराइज करने के लिए अब्बा जान अम्बी जान, अरे भाई साहब, अब्बा जान अम्बी जान से कुछ होने वाला नहीं है। तुमको जितना कितने साल मंदिर मस्जिद दिखा करके, मुसलमानों का डर दिखा करके, हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके कितने साल राजनीति करोगे? जनता चाहती है डेवलपमेंट, जनता डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको कोई पूछने वाला नहीं। आजमगढ़ के सांसद जी को कब बुला रहे हैं? अरे आजमगढ़ सांसद जी के सब पूरे सिपाही बैठे हुए हैं, आजमगढ़ सांसद जी वहाँ बैठे हुए हैं। आजकल अब ऑनलाइन का जमाना है, अभी आने वाले किसी दिन भी आ जाएंगे वो, लेकिन उनके सिपाही सारा काम पूरा कर रहे हैं, कहीं कोई उनकी कमी नजर नहीं आ रही है। इसमें ये जो है ना, ये कभी सोचने की जरूरत नहीं कि उनका रोजाना 1-2 घंटा आजमगढ़ के लोगों से बात करते हैं, ऑनलाइन सब काम देखते हैं, अब पूरा काम कर रहे हैं। सर, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अखिलेश के असली नुमाइंदे वही हैं। कौन है ये? ओवैसी साहब है कौन ये? अब आए नेता ऐसे हैं। कितने लड़ने आते हैं इलेक्शन? आए लड़े, अरे आंधी है, आंधी में खर कटवार छोटे मोटे ऐसा उड़ते हैं ना कि पता भी नहीं चलेगा। चुस्पा आ जाओ, चैलेंज है, चुस्पा आना आ जाओ, कोई नहीं, तो कोई टिकने वाला नहीं। वो तो करें, कभी कुछ पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। ऐसा ये चमड़ी की जुबान में हड्डी नहीं, जो चाहो प्रदेश क्या मैं पूछता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई माइक ला के मुझे बता दे कि आज़ादी के बाद जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है उतना काम किसी पार्टी ने और किया हो, तो मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ और मेरा चैलेंज कबूल करो। और बताओ।
आजमगढ़ में अन्याय, शोषण व भ्रष्टाचार विरोधी संगठन भारत परिषद के प्रदेश महासचिव आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत दिगवानिया गांव में ग्रामीणों संग बैठक कर गांव के अधिकार को बताया। संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी गांव वाले आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक बने हुए हैं। हमें सिर्फ आज़ादी का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन जो आज़ादी वास्तविक रूप से है वह गांव वालों को महसूस नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बेचू यादव ने कहा कि यह भी कहा कि जब देश गुलाम था उस समय यही गांव के रटबाकरों ने हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, सीने पर गोलियां खाई थी, तमाम तरह के काले पानी की सजा काट कर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आज़ाद कराया था। उनका सपना था कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उस दिन देश में हमारे हिंदुस्तानियों की सरकार बनेगी और हमारे हिंदुस्तानी भाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बनकर देश के दबे कुचले शोषित वर्ग जो समाज का अंतिम व्यक्ति होगा उसके तक मान सम्मान व विकास की किरणों को पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि समाज के अंतिम व्यक्ति को लगेगा कि हम गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद भारत के स्वाभिमानी नागरिक हैं। और कुछ क्या कहा बेचू यादव ने, आपको सुनाते हैं कि आप लोग गांव सरकार को लागू करें। यह सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। तो साथियों, देखिए, मेरा नाम बेचू यादव, मैं सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज यह दिगवनिया गांव में जो बैठक हुई है यह गांव सरकार पर चर्चा को लेकर के हुई है। हम लोग ऐसे ही हर गांव जा कर के गांव सरकार के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि गांव सरकार आपका संवैधानिक अधिकार है और इसकी मांग आप लोग करिए, इसको जानिए कि गांव सरकार से क्या क्या फ़ायदा है। आज तो हमारे गांव के लोग इस आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में हमारे गांव की जनता गुलाम बनी हुई है। इसी गुलामी से उबरने के लिए संविधान ने गांव सरकार की व्यवस्था बनाया। गांव सरकार की व्यवस्था संविधान ने इसीलिए दिया कि हमारी गांव की जनता भी फ्री रहेगी, किसी का उस पर अंकुश नहीं रहेगा। आज हमारी राज्य की सरकारें जो है गांवों पर अपना कब्जा करके गुलाम बनाई हुई हैं। पंचायती राज एक्ट की धारा जो 15 है उस 15 को लागू करके राज्य की सरकार आज 75 साल से हमारे गांव सरकार की व्यवस्था को दबाई हुई हैं, उसको लागू नहीं कर रही हैं। और हमारे जो नेताजी लोग हैं जो बिरादरी के नाम पर, पार्टी के नाम पर बैठे बैठे जो वोट लेकर के चुनाव जीत करके विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, वो कभी भी जनता की आवाज़ को विधानसभा और लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं। उनको सिर्फ अपना पेट भरना है, अपना रोजी रोटी चलाना है, अपने खानदान के लिए कई पीढ़ियों के लिए धन को इकट्ठा करना एक उनका मकसद है। गांव की जनता के लिए, गांव सरकार की बात करने के लिए कभी उनके पास न तो टाइम है और न तो उनकी मानसिकता है। उसी मानसिकता को सही करने के लिए हम लोग गांव की जनता को जाकर बता रहे हैं कि यह गांव सरकार संवैधानिक अधिकार आपका है, इसके प्रति आप लोग जागिए। जब भी कोई नेता आपसे वोट मांगने के लिए आता है उससे सबसे पहले सवाल ये करिए कि आप गांव सरकार को लागू करोगे, गांव सरकार की आवाज़ को उठाओगे, तभी हम आपको वोट करेंगे, अन्यथा हम आपको वोट करने वाले नहीं हैं। यही गांव की जनता को हम लोग गांव जाकर के एक संदेश दे रहे हैं। गांव सरकार को लागू करवाने के लिए जनता हम लोग के साथ खड़ी होगी। एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में, इस प्रदेश में होगा। यह हम लोग का एक आंदोलन ये चल रहा है गांव की जनता को जागृत करने के लिए। यही गांव सरकार की आज बैठक हुई है। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर सरकार के 4.5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सरकार की उपलब्धियों के संबंध में गन्ना मंत्री विकास एवं चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सरकार प्रभारी मंत्री आजमगढ़ द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि जनपद में कुल 2818 स्वीकृत परियोजनाएं जिनकी लागत 19 अरब 15 करोड़ 85 लाख रुपए है। आपको बता दें कि पूर्ण परियोजनाओं की संख्या 2158 है। निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या 760 है, जिसमें लोकार्पण हेतु 2106 परियोजनाएं हैं जिसकी लागत 3 अरब 67 करोड़ 46 लाख है। शिलान्यास हेतु 103 परियोजनाएं जिसकी लागत 2 अरब 41 करोड़ 22 लाख है। निर्माणाधीन 760 परियोजनाएं हैं जिसकी लागत 13 अरब 19 करोड़ 20 लाख है।
जिसमें सरकार के विकास कार्यक्रम की जानकारी दी गई, जिसमें विकास के विभाग, कृषि विभाग, गन्ना विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मनरेगा, पशुपालन विभाग, नगरीय विकास अभिकरण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, क्षेत्रीय सेवा योजना विभाग, बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग, उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमता की विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। नेतृत्व में 4.5 वर्षों का परिवर्तन इस बात का गवाह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4.5 वर्षों का परिवर्तन इस बात का गवाह है कि आज रिपोर्ट जारी होती है तो पहला नंबर आता है तो ऊपर से आता है। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में 12वें से दूसरे नंबर की छलांग हम लोगों ने लगाई और हमारा संकल्प है कि हम पहले नंबर पर जल्द ही हम आ जाएं। इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। बड़ा निवेश यहाँ हुआ है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं, ईमानदारी के साथ भर्तियां हो रही हैं, किसानों को केंद्र में रख करके योगी सरकार काम कर रही है। यहाँ की बेहतरीन कानून व्यवस्था, मैंने पहले भी कहा कि देश के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। लगातार इन तमाम बिंदुओं को फोकस करते हुए योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश को देश में नहीं दुनिया में मान सम्मान स्वाभिमान दिलाते हुए आगे बढ़ रही है। 4.5 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल मैं कह सकता हूं आज तक पूरा हुआ है और लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और मैं कह सकता हूं कि ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए गौरव का विषय है कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लगातार प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लगातार उत्तर प्रदेश के ऊपर रहता है और योगी आदित्यनाथ जी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर नित्य नए आयाम करते हुए आगे लेकर के जा रहे हैं। आप सब लोगों ने धैर्य पूर्वक मेरी सारी बातों को सुना। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय सम्मानित दोनों जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद है, हमारे तमाम अधिकारीगण यहाँ मौजूद है और मैं तमाम पत्रकार मित्रों का अभिनंदन करूंगा कि 4.5 वर्षों की जो उपलब्धियां है और 4.5 वर्षों के सारे कार्यकाल में लोक कल्याण के जो भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रम को पत्रकार माध्यम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मैं आपको भी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद करना। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर घाघरा नदी की छोटी शाखा में डूबने से युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मसूरियापुर निवासी मृतक दीपेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह पुत्र हरि प्रसाद सिंह करीब शाम 6 बजे के आसपास मसूरियापुर डाला से मात्र 100 मीटर की दूरी पर शौच करने गया था। आपको बता दें कि पैर फिसल जाने से घाघरा की छोटी शाखा में डूब गया। डूबते हुए लोगों ने देखा, शोर मचाया। जब तक आसपास के लोग आते तब तक वह डूब गया। लोगों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन शव नहीं मिला। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस रौनापार को दी गई और मौके पर पहुंचे रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश पांडे द्वारा गांव के लोगों की सहायता से शव निकालने का प्रयास भी किया गया लेकिन शव नहीं मिला। फिर भी दूसरे दिन सुबह रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश पांडे ने 20वीं वाहिनी पीएससी व प्राइवेट आधा दर्जन गोताखोर शव को खोजने में जुटे हैं। वहीं पर फायर सर्विस के लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बटला हाउस फर्जी एनकाउंटर की 13वीं बरसी के मौके पर इस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने दिल्ली की जंतर मंतर सहित प्रदेश अधिकतर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर प्रधानमंत्री के नाम संबोधन ज्ञापित किया, जिसमें बटला हाउस एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी ने कहा कि 2008 में दिल्ली में हुए बम धमाकों के 6 दिन बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री के इशारे पर दिल्ली पुलिस द्वारा सरकार की किरकिरी होने बचाने व मुसलमान नौजवानों को बलि का बकरा बनाने की नीयत से साजिश रचकर 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के बटला हाउस में फर्जी मुठभेड़ के दौरान 2 बेकसूर मुस्लिम नौजवान आतिफ व साजिद के साथ एक जाबाज पुलिस इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया था और उनके मुस्लिम नौजवानों को इस केस में फंसाकर उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई थी। इस फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने आजमगढ़ से दिल्ली तक जोरदार विरोध जताया था और मांग की थी कि आज भी जारी किया गया है कि इस कांड की न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे न सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मुल्क के हर न्यायप्रिय नागरिक को सहमति मिले। तो वहीं उसके नेता और मंत्री आए दिन नफरत फैलाने वाले बयान
देकर देश प्रदेश में अराजकता और सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बाटला हाउस फर्जी एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग हम तब तक दोहराते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को मान नहीं लेती है और हमारे ऊपर लगा कलंक धुल नहीं जाता है। में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता जसरासिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर चल रहे सेवा उत्सव के अंतर्गत शहर के अग्रवाल धर्मशाला में 71 कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए लोगों में महिला चिकित्सक, नर्स, महिला पुलिसकर्मी, महिला सफाई कर्मी सम्मिलित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता जसरासरिया ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर खुशबू सिंह मौजूद रहे। संचालन महिला मोर्चा महामंत्री अंजना सिंह ने किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष बबीता जसरासरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा के द्वारा सेवा व समर्पण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज महिला कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब महिलाओं, युवाओं, किसानों के जीवन में उतान लाने का कार्य लगातार किया है। इस अवसर पर निरुपमा पाठक, वंदना सिंह, सुमन सिंह, अंजना सिंह, मिथिलेश पांडे, माधुरी दुबे, पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील के हैदरपुर गांव में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरे गांव में पानी जमा हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हैदरपुर गांव में जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लगभग 25 घरों के लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया है। जिसको भी जरूरी काम से निकलना पड़ता है, पानी में होकर निकलना पड़ता है। जल जमाव की यह विकट परिस्थिति में लोग किसी तरीके से अपना जनजीवन काट रहे हैं। गांव में कुछ लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जिससे पूरे मकान के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो वहीं कुछ मकान को धराशायी भी पानी से हो गए हैं। कुछ मकान गिरने की कगार पर हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। किंतु इस तरीके से जल जमाव से कोई ना कोई संबंधित अधिकारी, किसी प्रधान ने भी अभी इसकी जानकारी नहीं ली है। जल जमाव होने के कारण स्थानीय लोगों में रोष है। आइए सुनवाते हैं कि गांव के निवासी मोती यादव और उमंग यादव ने क्या कुछ कहा। मोतीलाल यादव। किस गांव के निवासी हैं? हैदरपुर खास। इस गांव में क्या दिक्कत समस्या, इसके बारे में बताइए। इस गांव में समस्या बारिश की वजह से बहुत भयंकर चल रही है। हर दरवाजे पर पानी लगा हुआ, निकलना दूभर हो गया। जानवर परेशान है, सब स्त्री पुरुष सब परेशान है। और ये सरकार का बोल कुछ कर नहीं रही इस विषय में। बरसात के विषय में सरकार सोच नहीं रही, चेत नहीं रही। हम लोग ये हैदरपुर गाँव वासी जनता जो बहुत परेशान है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबके घर के आगे घुटने तक पानी लगा हुआ है जी। कच्चा मकान भी है, गिरने की संभावना, इसके बारे में जी जी संभावना गिरने का मकान तो है ही है। अगर और बारिश हो जाती तो मकान गिरने लगेंगे। और कितने मकान धराशायी होने वाले इस समय मौके पर। ये तो ईश्वर की कृपा से बचे हुए हैं मकान तो तमाम गिरने वाले। इतना पानी लगा के यहाँ कोई जल निकासी नहीं है? नहीं, कोई निकासी नहीं। यहाँ जल सेक्रेटरी आया, प्रधान आया, कोई आज तक प्रधान सेक्रेटरी कोई नहीं आया सर्वे करने, ये निरीक्षण करने पानी का। तो मतलब गांव की कोई जल निकासी ना कारण आपके यहाँ जल जमा हुआ है? हाँ, जल जमा हुआ। हमारे गांव में कोई जल निकासी नहीं है, इसलिए जल जमा हुआ है। और ये पानी आ रहा है। हाँ, ये निवेदन हमारे गांव सभा की जनता की तरफ निवेदन है कि सरकार इस पे ध्यान दे। अब आप लोग पत्रकार महोदय इसको जरा सा काबू लाइट में ले आइए। उमंग यादव। किस गाँव के निवासी हैं? हैदरपुर। क्या समस्या इस गाँव की बताइए। समस्या यही है कि यहाँ पे पानी भर गया है और बारिश की वजह से कई लोग के घर डूब रहे हैं। और इसमें मतलब मोती यादव हैं, लाल बहादुर यादव हैं, शिवमंगल यादव हैं, ये सब इन लोग का घर डूब रहा है। तो ये हमारी समस्याएं हैं और आप जल्दी से जल्दी उसकी कोई समाधान निकालिए। कभी कोई अधिकारी देखने आया या प्रधान आए, चेक किए कि पानी जल निकासी नहीं है, इसके बारे में बताइए। अभी तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई प्रधान या सेक्रेटरी नहीं आया जिसमें? नहीं। कई दिन से लगभग पानी लगा हुआ है? लगभग 3-4 दिन हो गया है, तब से कुछ मतलब कोई समाधान नहीं है। आप लोग कैसे, गांव वाले कैसे आ जा रहे हैं? घर वाले जिसके घर पानी लगा है वो कैसे आते जाते हैं? अब क्या करें, परेशानी है, लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, कैसे जाएंगे? सामने पानी भरा हुआ, पानी के अंदर। और आपको यूपी के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर जनपद में पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 4.5 वर्षों से भाजपा अराजकता की सरकार चला रही है। पूरे प्रदेश में अराजकता ही अराजकता हर तरफ फैली हुई है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगड़ा है। प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, छिनैती, छेड़छाड़ और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं। पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र का जितना घिनौना
काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों का सहारा लेकर और गुंडों के बल पर जो लोकतंत्र की हत्या की है, ऐसा भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर जिले में पहुंचे और विधानसभाओं में जनता से मिलकर सपा सरकार की उपलब्धियों का बखान कर भाजपा सरकार की कमियों को गिना रहे हैं। 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी अराजकता की सरकार चला रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता है, पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बिगड़ा है, पूरे प्रदेश के अंदर हत्या, डकैती, लूट, राजनी, चिनैती, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अभी पंचायत के चुनाव आपने देखा कि लोकतंत्र में जितना घिनौना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिकारियों के बल प्रयोग करके और गुंडों का सहारा लेकर के जो लोकतंत्र की हत्या की है, ये भारत के 75 साल के इतिहास में इस तरीके के कार्य नहीं। ये खबर आपको आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के देहुला सल्तनत गांव में एक विशाल अजगर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। विशालकाय अजगर ने एक नीलगाय के बच्चे को निगल लिया है, जिसको देखकर क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त हो गया। किसी तरीके से क्षेत्रवासियों ने अजगर के निवाले से नीलगाय के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की। जब तक नीलगाय के बच्चे को अजगर ने उगला, तब तक नीलगाय के बच्चे की मौत हो चुकी थी। अजगर ने नीलगाय के बच्चों को उगलते ही तुरंत ही वहां से गायब हो गया। इस मौके पर मुन्ना वर्मा, सुशील, इंद्रेश कुमार वर्मा, दिनेश, भोला, निषाद आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के हैदरपुर गांव निवासी गीसा यादव पत्नी ज्ञानचंद को अभी तक शासन द्वारा आवास नहीं नसीब हुआ, जबकि शासन द्वारा यह दावा किया जाता है कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, जिससे क्रम में 50% मकान देने का कार्य पूरा होने का शासन दावा भी कर रही है। लेकिन हैदरपुर गांव निवासी गीता यादव ने बताया कि टूटी मड़ई में किसी तरह छोटे छोटे बच्चों संग गुजारा करती हैं। बारिश के मौसम में घर में पानी जमा हो जाता है, जिससे खाने पीने की बहुत तकलीफ होती है। अभी तक गांव के प्रधान तथा ग्राम सचिव पीड़ित गीता यादव के घर भी नहीं पहुंचे, जिसे हकीकत का सामना करना पड़े वह आकर देख ले। ऐसे में पीड़ित गीता यादव यह आस लगाए बैठी हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा उसे आवास दिया जाएगा, जबकि अभी तक टूटी हुई झोपड़ी में ही गुजारा करने को विवश हैं। प्रोग्राम प्रधान तथा ग्राम सचिव से कई बार कहा कि मुझे आवास से वंचित रखा गया। बारिश के मौसम में घर में पानी लगा रहता है, रहने खाने की बहुत तकलीफ हो रही है। आइए सुनाते हैं कि गीता यादव ने क्या कुछ कहा। नाम चाची आपका? गीता। कहाँ की निवासी? हैदरपुर की। ये क्या हुआ आपके घर का आवाज नहीं मिला, इसके बारे में बताइए। अब हमारे घर में तो आवाज कई बार दे चुका था, भाई आवाज नहीं मिला किसी का। तो कैसे चू रहा घर, कैसे रहती हैं इसमें आप? अब बहुत मजबूरी रहती हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? सारा गोड़ पैर एकदम फंस रहा उसमें। आवाज प्रधान को भरी थी, प्रधान क्या बोले थे? प्रधान कुछ नहीं बोले। तो कोई आया था यहाँ पे? हाँ आया तो था, घर गिरा था, आया तो था, बाकी तो कोई कुछ मिला ही नहीं। आवाज नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षक में चंद्रशेखर यादव मय हमरा द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर पास्को एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त श्री राम उर्फ पप्पू डोम पुत्र रामपत डोम निवासी बड़ा गांव पूनापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजाजेपुर तिराहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर आपको यूपी के बलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना रसड़ा पुलिस द्वारा पत्नी को प्रताड़ित कर हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक राजकरण अय्यर के आदेश पर अपराध नियंत्रण व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार व कुशल पर्यवेक्षक रसड़ा के द्वारा मैं फोर्स के साथ मौजूद थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि अभियुक्त राजीव सिंह उर्फ राजू पुत्र ध्रुव सिंह जो मृतका का पति है, तो मुखबिर की सूचना पर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। ये खबर आपको यूपी के लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर के एम वाजपेयी को शेष 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ऑनर्स एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मत से हुआ यह फैसला है। आपको बता दें कि यूपी मोटर ट्रेनिंग स्कूल ऑनर्स एसोसिएशन की दिवंगत अध्यक्ष नसीमुल्लाह खान के निधन हो जाने के कारण रिक्त हुए अध्यक्ष पद पर आज विशेष कार्यकारी सदस्यों द्वारा कुछ वरिष्ठ सदस्यों द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति
से के.एम. वाजपेयी को शेष 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यवाहक नियुक्त किया गया है। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एसोसिएशन का। आज अध्यक्ष जी और हमारे प्रदेश की कमेटी ने ये डिसाइड करा है कि जो सरकार का एक ड्रीम है 0% रोड एक्सीडेंट, तो हम सबसे पहले सरकार के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जिसे 0% रोड एक्सीडेंट का है। हम लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देंगे, लोगों को रोड पे कैसे चलना है, कैसे ड्राइव करना है ना, क्या नहीं करना है जिसकी वजह से उनकी जान बच सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट में मरने वाले केसेस हैं वो भारत के हैं, सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में होती है। तो आज इस संगठन ने ये डिसाइड करा है कि हम इसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाएंगे और सरकार का जो 0% रोड एक्सीडेंट का ड्रीम है उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। अरविंद सिंह, इस ड्राइविंग स्कूल के हित के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हमारे एसोसिएशन के द्वारा पूरी तरह से वो उठाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश मोटर ट्रेनिंग ऑनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ। हमारे पूर्व अध्यक्ष नसीमुल्लाह खां का देहांत अभी कुछ दिन पहले हो गया था, तो वह पद खाली था जिसके लिए चुनाव हुआ और के.एम. वाजपेयी जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया। जी हाँ, मैं अपनी कार्यकारिणी के द्वारा आज 19 तारीख को यूपी मोटर ट्रेनिंग ओनर्स एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जी, मैं सबसे पहले तो जो काम कुछ हमारे पूर्व दिवंगत नेता या अध्यक्ष के द्वारा अधूरे रह गए हैं, मैं पहली प्राथमिकता उनको पूरा करने के लिए करूँगा। क्या नई सोच के साथ आप बन रहे हैं, तो क्या चेंजेस लाएंगे आप? नहीं, हमारे तो अभी पहले जैसे पुराने काम ही बाकी पड़े हुए हैं। पहला हमारा एम सिर्फ उन कामों को पूरा करना, दूसरा संगठन को और अधिक मजबूत करना, और हमारे मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल में तीसरे पॉइंट पे आता है हमारी जो प्रॉब्लम्स है सबकी, हमारे सारे। खबर आपको यूपी के वाराणसी से दिखा रहे हैं, जहां पर यात्री सेवा समिति द्वारा आज रविवार को वाराणसी मंडल के बनारस स्टेशन पर यात्रियों हेतु उपलब्ध उन्नत सुविधाओं तथा यात्री सुविधा विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया गया। यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, सेवा समिति के सदस्यों सुरेंद्र भगत, यतीन्द्र सिंह, प्रकाश पाल, रामकिशन के साथ पूर्वाह्न बनारस स्टेशन पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ अपर मंडल रेल प्रबंधक ज्ञानेश त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर राकेश रंजन, यूजर्स कंसल्टिव कमेटी के सदस्य सचिन मिश्रा समेत वरिष्ठ पर्यवेक्षक उपस्थित थे। आपको बता दें कि यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रामचंद्र रत्न समिति के सदस्यों के साथ सबसे पहले बनारस स्टेशन के विस्तृत सर्कुलेटिंग एरिया और रेलवे स्टेशन स्थापित में फव्वारे एवं पार्क का निरीक्षण किया। इसके साथ ही भारतीय रेलवे पर चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के उपलक्ष्य में बनारस स्टेशन के प्रांगण में पर्यावरण सुधार में अपनी भूमिका निभाते हुए यात्री सेवा समिति के चेयरमैन एवं सदस्यों ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान स्टेशन परिसर की साफ सफाई, धरोहर के रूप में मीटर गेज लाइन के डीजल इंजन और उसकी साज सज्जा देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों ने बनारस स्टेशन भव्य भवन, हाई लेवल प्लेटफॉर्म, सामान्य यात्री हॉल, सभी श्रेणी के यात्री प्रतीक्षालय, वीआईपी लाउंज, दिव्यांग स्टेशन पर स्थित फूड एवं कैटरिंग स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्टॉल के वेंडरों को अपने स्टॉल के बाहर सही रेट लिस्ट, सही वेट, सही डेट और जीएसटी नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश भी दिया और रेल यात्रियों से सीधा संवाद कर स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा, जिस पर यात्रियों ने बनारस स्टेशन पर मिलने वाली सुविधाओं को एयरपोर्ट पर मिलने वाली सुविधाओं जैसा बताया। समिति के चेयरमैन व सदस्य यात्रियों को संतुष्टि एवं अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर बेहद प्रसन्न हुए।
ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए आज जिला अस्पताल सदर में युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय की अध्यक्षता में रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि किशन सिंह के संचालित में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गन्ना मंत्री सुरेश राणा, जो कि राज्य मंत्री रहे, इनका आगमन पर निखिल राय द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर किया गया। आपको बता दें कि युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ऐसे सशक्त नेता हैं जो देश को मिले हैं, जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामय जीवन दिया, बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्व भर को यह दिखाया कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है। इस मौके पर युवा मोर्चा उपाध्यक्ष संदीप सिंह, रिंकू सिंह द्वारा मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और अपने समर्थकों द्वारा भारी संख्या में रक्तदान कराया गया। इस मौके पर अभिषेक राय, सफीक सिद्दीकी, ब्रजेश चौरसिया, विवेक सिंह, श्री कृष्ण किशन, मिलिंद सिंह, विनायक सरदार, शिवम मिश्र, अश्विनी मौर्य, सौर सिंह कौशिक, अमन श्रीवास्तव, अरविंद कुमार वर्मा, हरे निषाद, सूर्य प्रकाश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इसीलिए हम सब उनको प्रेरणा केंद्र मानते हुए उनका जन्मदिन सेवा के रूप में मनाते हैं और वही सेवा के रूप में हम लोग लगातार उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। आजमगढ़ अस्पताल में जिस तरह से सुबह ही सुबह नौजवानों में इतना बड़ा उत्साह है और हमारे नौजवान रक्तदान करने के लिए गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद है। बहुत सारे नौजवान इस समय अंदर अपना रक्तदान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। मैं आप सबको बहुत अभिनंदन करता हूँ और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करते हुए मोदी योगी की जो जोड़ी है और जिस तरह से ये लोग सामाजिक सेवा के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र को लेकर के आगे चल रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ईश्वर इतनी लंबी आयु दे, चूंकि कारण क्या है, उनकी जिंदगी का एक एक मिनट इस देश के लिए, उनकी जिंदगी का एक एक पल इस देश के लिए, अपने लिए नहीं, तेरा वैभव अमर रहे, हर समय देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक एक क्षण का इस्तेमाल भारत माता के दुनिया में नारे गूंजे इसके लिए इस्तेमाल किया, भारत माता का मस्तक दुनिया में ऊंचा हो इसके लिए इस्तेमाल किया, भारत माता की दुनिया में जय जयकार हो इसलिए इस्तेमाल किया, गरीबों का कल्याण हो इसलिए किया है, गरीबों की योजनाएं इसलिए किया है, एक एक आदमी को न्याय मिले इसलिए किया है, जन जन तक न्याय पहुंचे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा हो इसलिए। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर स्वामी जी द्वारा स्थापित पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से संबद्ध जिला इकाई युवा भारत संगठन के जिला प्रभारी जयप्रकाश, संरक्षक बिंदु भूषण वर्मा की अगुवाई में रविवार को युवा भारत संगठन के स्वदेशी सेवा प्रभारी आनंद दुबे की पुत्री तथा योग शिक्षिका स्वर्गीय तन्वी दुबे की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर योग शिविर, रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने उक्त कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्वर्गीय तन्वी दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। योग शिक्षिका स्वर्गीय तन्वी दुबे की प्रथम पुण्यतिथि पर सर्वप्रथम कुंवर सिंह उद्यान में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान लोगों ने तन्वी की स्मृति में कुंवर सिंह उद्यान में पौधे लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोपहर 12 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने रक्तदान कर योग शिक्षिका को श्रद्धांजलि दी। रक्तदान करने वाले में नीरज कुमार, ज्ञान प्रकाश, रवि राय, राजेश, विनय अग्रवाल, रश्मि, छवि अग्रवाल, निखिल, पल्लवी, अमृता आदि शामिल है। इस अवसर पर कल्पनाथ, संरक्षक BSc लॉ 2, जिला प्रशासन युवा भारत अशोक, विनय अग्रवाल, योग शिक्षक देव, बिंदु भूषण वर्मा, राजेश मौर्य, संतोष गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। पर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर खेल जगत फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के महासचिव व संस्थापक रतन गुप्ता के निर्देश पर करतारपुर स्थित HMPS स्कूल में वार्षिक सामान्य बैठक की गई। बैठक के बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए राज श्रीवास्तव को जिला अध्यक्ष एवं विकास सिंह पटेल को महासचिव बनाया गया। इसके अलावा विपुल राय, गिरिजेश यादव, प्रीतेश अस्थाना, मुजाहिर आलम, राजू कांशकर को उपाध्यक्ष एवं अनिल यादव, मन्यु प्रजापति, भरत यादव, दीपक चौबे, गोपाल मौर्य, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, भूपेंद्र शर्मा, विवेक यादव, RB यादव, विनय सिंह,
राकेश सिंह को संयुक्त सचिव बनाया गया। निशा पटेल को कोषाध्यक्ष बनाया गया। कृष्णा सेठ, गौरव सिंह पटेल, नागेश्वर यादव, शुभम सिंह, अजय मिश्रा, अर्पित श्रीवास्तव, पंकज कुमार, अंकित वर्मा, रवि सिंह, आनंद, अरविंद गिरी, रवि यादव को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। विश्व दीपक श्रीवास्तव को कानूनी सलाहकार, जुरार खान को विकास निदेशक, आमिर खान को प्रबंधक निदेशक, संध्या राय को वित्तीय निदेशक, साबिर शेख को आईटी निदेशक, शरद गुप्ता को मीडिया निदेशक, सौरभ कुमार पांडे को अनुशासनात्मक निदेशक, दिनेश चौहान को तकनीकी निदेशक, सुग्रीव मौर्य को सांस्कृतिक निदेशक बनाया गया। महासचिव विकास सिंह पटेल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल जगत फाउंडेशन के जिला कार्यकारिणी का गठन मुख्य उद्देश्य खेलों का उत्थान कर खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करना है। आगामी दिनों में ब्लॉक व तहसील स्तर पर खेल मेलों का आयोजन कराया जाएगा। संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को जोड़कर उनके प्रतिभाओं को निखारने का अवसर देगा। इस दौरान खजफ के मुख्य संरक्षक दिवाकर सिंह, संरक्षक अहमद शेख मसूद, जलालुद्दीन खान, अंशुमान जायसवाल, डॉक्टर संतोष राय, चेयरमैन निशांत राय आदि लोग मौजूद रहे।